चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 7.2 का 4 नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। जो कि आपका केसी सिन्हा का 7.3 का 15 का तीसरा नंबर का सवाल है। सेम टू सेम सवाल है, एक ही जैसा है। कहा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोग किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया करते थे। अगर कोई बिंदु किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में विभाजित करता था, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक बिंदु जो है आपका ए मान लेते हैं और उस बिंदु का जो है निर्देशांक आपका -3 है और 10 है, और दूसरा बिंदु जो है आपका उसका निर्देशांक 6 है और -10 है। ये आपका बी पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा, ठीक है, तो हाँ ये आपका -8 है। तो 6-8 बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाला जो कोई रेखाखंड है, उसको कोई बिंदु जो है, मान लीजिए कि ये P है। हम लोग P निकाला करते थे इससे पहले वाले सवाल में, अनुपात दिया हुआ रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, इस P बिंदु का निर्देशांक x और y मान लेते थे और क्या करते थे, हम लोग उसी निर्देशांक को फाइंड आउट करते थे। लेकिन इस सवाल में क्या कर दिया गया है, ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड और इस P बिंदु का जो है निर्देशांक भी दे दिया है। ये जो P बिंदु का निर्देशांक है -1 है और 6 दे दिया गया है, यानी कि निर्देशांक यहाँ पर दे दिया गया है। पूछता है कि ये बिंदु यानी कि P रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर व्हाट। M1 अनुपात M2 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा वो बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों को अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है इस सवाल में। और इससे पहले वाले सवाल में जैसे हम 2 नंबर देखे, 1 नंबर देखे, उसमें निर्देशांक नहीं दिया रहता था, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाता था और ये अनुपात दिया रहता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, इसको बनाने के लिए तो फिगर तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि बिंदु P -1 6 बिंदुओं ए का निर्देशांक लिख दीजिए -3, 10 तथा बी का निर्देशांक आपका 6-8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या कर लिए, मान लिए, माना कि ये जो P बिंदु है, इस बिंदुओं A और B को जो रेखाखंड है जोड़ने वाला, वो बिंदु P जो है इसको जोड़ने वाला आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से नहीं। तो आंतरिक रूप का अनुपात हम लोग मान लिए हैं। इस P बिंदु का निर्देशांक पता है, हम लोग अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए बिंदु P बिंदु का निर्देशांक -1 और 6, और इससे पहले हम लोग लिखते क्या थे, x y बराबर क्या लिखते थे, जो फॉर्मूला होता है। तो विभाजन सूत्र का आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दोनों तरीका। हम लोग विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जान ही रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस
m2 बाय m1 प्लस m2 x1 सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो ये आपका क्या होता था, फॉर्मूला होता था, यहाँ पे pxy होता है। और इधर हम लोग लिख भी देंगे कि ये चीज कहाँ से आ रहा है, विभाजन सूत्र से आ रहा है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना बराबर इतना हो रहा है, हम लोग सिद्ध किए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देंगे। ये आपका -1/6 के इक्वल है। अब देखिए m1 का वैल्यू पता है नहीं है, यही तो प्राप्त करना है सबसे बड़ा समस्या। तो m1 का वैल्यू हम लोग लिख दिए m1। अब देखिए x2 कौन होगा, हम लोग इसको m1 इधर मान लेते हैं, इधर m2 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2, x2 यहाँ पे कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो गुना में लिख देंगे 6 प्लस m2 क्या, तो m2 और x1 का मान -3 बट्टे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। उसके बाद m1 y2 का मान क्या हो जाएगा -8 प्लस m2 है तो m2 पता ही नहीं है, और y1 का मान क्या हो जाएगा आपका 10 बाय m1 प्लस m2। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, या p -1 6, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 6 m1 -3 m2 बाय m1 प्लस m2। उसके बाद यहाँ पे -8 m1 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा प्लस 10 को m2 के साथ गुना कर देंगे, 10 m2 बाय, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका फिगर बना लीजिएगा बढ़िया से। तो ये आपका नीचे में m1 प्लस m2, इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तब क्या किया जा सकता है, ये ना ही तो जुटने वाला है ना ही घटने वाला, तो अब क्या किया जा सकता है। तो हम लोग इससे पहले जो पढ़े हुए थे, तो हम लोग क्या करते थे, अगर m1 का या m2 का वैल्यू पुट कर देते थे, तो यहाँ पे xy लिखा होता था, pxy, तो यानी कि, और इसका मान निकल जाता था, m1 m2 का वैल्यू रखने से क्या होता था, निकल जाता था वैल्यू, 3 2 कुछ भी निकल सकता था, निकलता था ना। तो हम लोग क्या करते थे, P बिंदु का निर्देशांक निकल गया। P बिंदु का निर्देशांक निकलने का मतलब क्या होगा, x 3 के बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि -1 जो है आपका इसके बराबर होगा, और 6 जो है इसके बराबर होगा। P बिंदु का निर्देशांक ही ना है, और P बिंदु का निर्देशांक तो यहाँ दिया गया, P बिंदु का निर्देशांक -1 और 6। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका -1 इसके बराबर होगा, और 6 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक के बराबर में लिख देंगे, या तो -1 बराबर ये लिख देंगे, या तो 6 बराबर ये लिख देंगे। y के बराबर होगा, x के बराबर होगा ना। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए केवल एक ही ठो लिखेंगे, m1 m2 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देयरफॉर -1 इज इक्वल टू, यानी कि -1 x आपस में क्या होगा, इक्वल होगा 6m - 3m2 बाय m1 प्लस m2। एनी प्रॉब्लम, नीचे में नहीं कुछ तो 1। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग जानते हैं, m1 प्लस m2 को -1 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो -1 और m, तो -m1, उसके बाद -m को m2 के साथ गुना करेंगे, m2 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 1 को हम लोग इससे गुना करेंगे, 6m1, और 1 को फिर इससे गुना करेंगे, 3m2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, बजर गुणन विधि का इस्तेमाल कर लिए। अब जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, हम लोगों को आंख में एकदम दिखने लगता, चमकने लगता, अच्छे यहाँ तो अब काम हो सकता है।
गाय को गाय के साथ, बकरी को बकरी के साथ अलग अलग कर देंगे। M1 वाला एक साथ, M2 वाला एक साथ कर देंगे, है ना। यहाँ देखिए -M1 है तो -M1 हो गया। इधर देखिए 6M1 प्लस में है, इक्वल के उस साइड जाएगा, यहाँ पे बीच में इक्वल है ना, इक्वल के इस साइड जाएगा तो -6M1 बन जाएगा। इक्वल है तो इक्वल दे देंगे। इधर क्या बचेगा, 6M1 इधर से ले आया तो बचेगा इधर -3M2 बचेगा। इधर वाला M2 को उठा के इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे -M2 है ना, तो बराबर के इस साइड आ जाएगा, क्या बन जाएगा +M2। कोई दिक्कत है। अब एक गाय उधार थैये था पहले से, हम लोग 6 गाय और उधार लिए, तो टोटल कितना गाय उधार मिला, -7M1, यानी -M1 और -6M इतना हो गया। अब देखिए -3M2 है +M2 है, यानी कि 3 रुपए हमसे कोई पाता है, 1 रुपए हम उसको दे देंगे, तो मेरे पास कितना बच जाएगा आपका -2M2। अब इधर का देखिए, इधर का माइनस, इधर का माइनस, क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद गौर से देखिए, हम लोग अब क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग यहाँ पर अनुपात निकालना है M1 और M2 का, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे 7M1 = 2M2। तो यहाँ पर गौर से देखिए M2 जो है यहाँ पे किसमें गुना में है, साथ के साथ, तो गुना में जो है बराबर के सारा क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। इधर लिखेंगे क्या M1 या 7M1 बट्टे M2 बराबर, इधर क्या बचेगा 2। कोई दिक्कत। इधर देखिए 7 जो है यहाँ पे किसमें है, गुना में, तो बराबर के उस साइड क्या बनेगा, भाग में, तो 7 यहाँ से हम लोग उठा के इस साइड ले चले जाते हैं। आपका M1 बट्टे M2 क्या आ गया, 2/7, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। इसलिए M1 अनुपात M2 = 2:7। तो इसलिए नीचे में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर वांछित या रिक्वायर्ड अनुपात बराबर M1 M2, M अनुपात 1 M2 = 2:7 ANS। समझ में आया। अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी हम लोग इसके इक्वल किए ना, x को x के साथ, आप लोग y को y के साथ इक्वल कर दीजिएगा, तब भी जो है आपका अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 1 अनुपात यानी 2:7 आपका प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट कैसे किया समझ में आया। क्या यहाँ डायरेक्ट कैसे किए, इससे पहले वाला सवाल नहीं बनाते थे, बनाए तो बनाया है तो उसमें क्या लिखा करते थे, px y लिखते थे, तो निर्देशांक कैसे निकल जाता था। हम लोग इसी चीज को सॉल्व करते थे, तो सॉल्व करते करते मान लिया कि M1 का मान 1 है और M2 का मान भी 1, तो क्या होता था, जोड़ देते थे, जुड़ के घट के यहाँ पे निकल जाता था। मान लीजिए -3 है और 2 है, ये जो -3 और 2 जो निकला वो क्या निकला, इस P बिंदु का निर्देशांक निकला है, यानी कि x किसके बराबर, -3 x का मान है -3 कि नहीं। हाँ। तो फिर तो यहाँ पे जो लिखे हैं P x y, इसका क्या मतलब हुआ, P x y का मतलब यही ना हुआ कि x जो है इसके बराबर है। हम तो लिखे भी है, जिस दिन सिद्ध किए थे तो वहां पे लिख के दिए थे कि x जो है वो निकाले थे, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, ये लिखे थे हम लोग। x का जो वैल्यू होता है इसके बराबर होता है, x का वैल्यू इसके बराबर, तो यहाँ पे -1 क्या x ही ना है, तो -1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो टर्म होगा, यहाँ पे टर्म क्या यही चीज है। तो x के इक्वल है, y के इक्वल है, y वाला चीज है। हम लोग सिद्ध किए थे x का वैल्यू इतना आया था और y का वैल्यू इतना आया था, तब ना हम लोग यहाँ कुछ दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके फॉर्मूला हम लोग किए हुए थे। यानी कि जैसे ही यहाँ पे x का मान निकलता है -3 और y का मान निकलता है 2, तो ये निर्देशांक हो जाता है आपका P बिंदु का। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू इतना है। अभी यहाँ पे हम लोग जैसे क्या किए, 2 और 7 अनुपात निकला ना, चेक कर लेंगे, 1 सेकंड यहाँ देखिए
अभी देखिएगा यही चीज आ जाएगा। 6 M1 का मान क्या है 2 है ना, M1 का मान 2 है तो 6 गुना 12 माइनस 3 7, M2 का मान कितना है 7, 21 7 या 21 बट्टे M1 और M2 यानी कि कितना हो जाएगा 9। उसके बाद कोमा माइनस 8M यानी कि 8 गुना 16, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 10 गुना 7 70 बट्टे 9। चलिए 12 और ये क्या चीज 21 है ना, 12 में आपका क्या घट जाएगा 21 घटेगा, क्या बचेगा 9 बट्टे 9, और यहाँ पे जो है आपका 16 में 70 घट जाएगा, कितना बचेगा 54 बट्टे 9, 9 एकम 9। अच्छा यहाँ माइनस में बचेगा आपका -1 और 9 छाका 54 आ गया, -1 और -6 आया ना। तो हम लोग वो क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट क्या करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अनुपात दिया नहीं था तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, -1 को इसके साथ इक्वेट कर देते हैं और 6 को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, उस समय भी आपका अनुपात उतना ही निकलेगा। तो अनुपात अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग अनुपात पुट करते हैं तो निर्देशांक निकलता है, अगर निर्देशांक दिया हुआ रहता, अनुपात नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकालने के लिए इक्वेट कर देते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग 7.2 एक्सरसाइज का 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। ये जो 7.2 का 5वां नंबर का सवाल है एनसीईआरटी का, वो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.3 का 16 का दूसरा नंबर का सवाल है, सेम सवाल है। तो इस सवाल में कहा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A जिसका निर्देशांक 1 - 5 है तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक -4 5 है को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बोला गया है कि कोई बिंदु A है, कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक जो है आपका 1 - 5 है। उसके बाद कोई बिंदु B है जिसका निर्देशांक जो है आपका -4 और 5 है। ये निर्देशांक दिया गया। तो कहता है कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है ना, दोनों पॉइंट को मिला दिए एक रेखाखंड बना। तो रेखाखंड जो बनेगा, इस रेखाखंड को कहीं ना कहीं एक्स अक्ष जो है विभाजित करता है। क्या करता है, एक्स अक्ष किसी न किसी बिंदु पर विभाजित करता है। इस P बिंदु का सबसे पहले यानी कि बोला गया कि ये जो बिंदु विभाजित करेगा उस बिंदु का किस अनुपात में विभाजित करेगा वो अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके बाद उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि ये पॉइंट P जो है, यानी कि P तो बोलेंगे नहीं, ऐसा डायरेक्ट बोलेंगे, ये अक्ष यानी कि x अक्ष, ये आपका कौन सा अक्ष है, x अक्ष, इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग अभी जो सवाल पढ़े और इससे पहले वाले जो सवाल पढ़ते थे, या तो अनुपात दिया हुआ रहता था, उस P बिंदु का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करते थे, और अभी वाले जो सवाल पढ़े चौथा नंबर का, उसमें निर्देशांक दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते थे, अनुपात ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इस सवाल में ना ही निर्देशांक दिया है ना ही अनुपात दिया है। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, ऐसे सवाल को बनाने के लिए यहाँ पे कंडीशन यह दे देता है, बोलता है कि x अक्ष जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो ज्ञात करना आसान है। चाहे x अक्ष बोले चाहे y अक्ष बोले, इसमें यह देखा गया है कि किसी भी रेखाखंड को चाहे अगर x अक्ष विभाजित करता है चाहे y अक्ष विभाजित करता है, उसका जो अनुपात होता है ना, वो k अनुपात 1 के इक्वल होता है हमेशा, सदैव, चाहे किसी भी रूप में विभाजित करेगा
तो जो अनुपात होगा बाद वाला वो सदैव 1 के इक्वल ही होता है, और इसमें k जो होता है वो बदलता रहता है। यानी कि हम लोग इसका अनुपात n1 अनुपात n2 ही है, लेकिन n2 का मान जो है आपका 1 ही रहता है सदैव। किस कंडीशन में? तो x अक्ष या y अक्ष जिस समय विभाजित करता है, तो m1 का मान होता है यहाँ पे k, और k जो है वो बदलता रहता है। तो ये समझ में आया क्या बोला गया है? तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि x अक्ष बिंदुओं ए का निर्देशांक 1 - 5 है, तथा b का निर्देशांक आपका -4 5 है ना। माना कि x अक्ष बिंदुओं a तथा b को जोड़ने वाले रेखा खंड को आंतरिक रूप से के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके से हम लोग अनुपात हमेशा याद रखना होगा कि x अक्ष विभाजित करे या y अक्ष विभाजित करे। इस केस में अनुपात आपको वहां पे छिपा, अनुपात बोल के नहीं दिया रहता, वो छिपा हुआ रहता, और वो अनुपात के अनुपात 1 के बराबर होगा। उसके बाद और एक इंफॉर्मेशन है, x अक्ष बोलने का मतलब कई इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि ये रेखाखंड है, ये x अक्ष विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है P पॉइंट कहां पर है? x अक्ष पर स्थित है। और हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं कि x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसका निर्देशांक क्या होता है? x0 होता है कि नहीं होता है? y निर्देशांक क्या होता है? सदैव 0 होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका भी इस्तेमाल अभी आगे में होगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष है तो x अक्ष पे हम लोग कोई ना कोई दूरी चलेंगे ना जी, तो कोई ना कोई x अक्ष पे दूरी चलेंगे, लेकिन y की दिशा में तो दूरी चलना नहीं पड़ता, इसलिए y का मान यहाँ पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, माना कि x अक्ष है ना, चलिए इस चीज को और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं। माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है? x0 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से क्या करता है? के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो विभाजन सूत्र से तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए इस P बिंदु का निर्देशांक यानी कि x0 किसके बराबर होगा जी? तो m1, तो m1 के यहाँ पे अनुपात क्या है? k है। m2 के जगह पे क्या है? 1 है। तो हम लोग वही चीज पुट करते हैं, m1 का मतलब k x2। तो अब देखिए हम लोग जो माने हैं m1 m2, तो x2 कौन हो जाएगा? ये वाला -4 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 1 बाय नीचे में m1 प्लस m2 k + 1, तो k प्लस क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद m1 यानी कि k y2 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि m2। ये फार्मूला याद है ना? आप जिसको फार्मूला याद रहेगा वही समझ में आएगा, नहीं पते नहीं चलेगा कि वैल्यू कहाँ से बैठ रहा। तो ये 1 अनुपात हो गया, और ये आपका y1 का मान -5 बार k1 प्लस 1 यानी k1 + 1, k + 1 है सर। हाँ, k + 1
तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या पी एक्स जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो -4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे वही चीज आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा k प्लस 1 कोमा 5 को k से गुना करेंगे 5k माइनस क्या हो जाएगा 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे में क्या हो जाएगा k प्लस 1। कोई दिक्कत है? अब क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे ही इससे पहले वाले सवाल में हम लोग क्या किए थे, है ना, ये निर्देशांक तो पता हो गया यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं x के बराबर y के बराबर, यानी कि x का जो निर्देशांक होगा इसमें पुट करने से प्राप्त हो जाएगा और y का निर्देशांक इसमें पुट करने से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो y ये जो आपका आ रहा है वो सदैव जो है 0 की इक्विवेलेंट होगा जी। ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, x अक्ष पे, यानी कि ये वाला 0 होगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे therefore ये जो है आपका 5k माइनस 5 बार k प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर होगा, हम लोग लिख भी सकते हैं क्योंकि ये बिंदु P x अक्ष पे स्थित है, इसका y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं कुछ तो नीचे में 1 कोना को गुना कर देंगे, तो 5k माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5k माइनस 5 बराबर k प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0। अब गौर से देखिए, आपका 5k माइनस 5 है, 5 यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस में बन जाएगा, 5k बराबर 5, तो आगे में क्या लिखा जाएगा, या ये 5 गुना में है बराबर के उस साइड जाएगा भागा बन जाएगा, तो 5 भागा 5 तो देयरफॉर इसलिए k बराबर, अच्छा कटेगा ना जी, 5 कट के क्या आ रहा आपका 1, तो k का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, तो अनुपात क्या हो जाएगा आपका 1:1। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर वांछित अनुपात बराबर k अनुपात 1 बराबर 1:1। तो अनुपात तो निकल गया 1:1, लेकिन अब सवाल में यह भी बोला है इस P बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें, है ना, यानी कि जो बिंदु क्या कर रहा है इसको 1:1 में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करना तो अनुपात हम लोग पता चलिए ना गया है, तो निर्देशांक में y निर्देशांक तो पते न है, हमको x का मान ना निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे तो निर्देशांक निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। हम लोग सॉल्व किए हुए हैं ये हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और अनुपात पुट कर देंगे, लिख देंगे k का मान रखने पे बिंदु का मान निकल जाएगा। ये तो 0 ही हो गया, जैसे ये रखेंगे ना, एक रखने से 0 हो जाता, देख लीजिए 1 रखे k का मान 5 गुना 1 5, 5 माइनस 5 0 बट्टे यानी नंबर 0, कोई दिक्कत। अब इसमें यहाँ पे k का मान रखेंगे तो निर्देशांक इसका निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत है। पहले आप लोग उतारिए इतना, हम लोग अभी आगे इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो अनुपात हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए हैं वांछित अनुपात। सवाल में जो है बोला गया था कि इस वांछित अनुपात जो विभाजित कर रहा जो पॉइंट, उस पॉइंट का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट तो आपका यही ना Px0, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए वांछित निर्देशांक या P बिंदु के वांछित निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के वांछित निर्देशांक, है ना, बराबर, आप डायरेक्ट ये लिखिए बराबर, देखिए ये चीज लिखिए डायरेक्ट Px0। अब Px0 कितना आएगा, पुट करेंगे तो वैल्यू यही चीज ना आएगा जी, सारा का सारा, तो ये चीज आप लिखिए, ये सारा चीज को मिटा दीजिए।
इस सब का काम हम लोग क्या कर चुके हैं। तो बिंदु P के वांछित निर्देशांक बराबर इतना और P बिंदु का निर्देशांक इसके इक्वल होगा। तो हम लोग क्या किए हुए, K का मान कितना प्राप्त किए हुए 1। तो इस K के मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुट कर देने से आपका निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। ये देख लीजिए आपका, जैसे K का मान 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे आपका 5 - 5, 1 + 1। तो इधर आपका हो जाएगा कितना, -3, नीचे में 2 और 5 - 5 0/2। तो यहाँ से आपका -3/2 और 0/any नंबर 0। इस तरीके से आपका वांछित बिंदु का निर्देशांक भी क्या हो गया, ज्ञात हो गया है। ठीक है।